वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स मार्च फर्स्ट वीकेंड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा पहला ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किया गया है। किसके ऊपर? हीमोफोलिया ए के ऊपर। ये हीमोफोलिया ए क्या है? जीन थेरापी है। और ऐसा हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो ये जीन थेरेपी क्या होती है, हीमोफीलिया ए क्या है, उसके बारे में समझते हैं। अगर मैं हीमोफीलिया ए की बात करूं फ्रेंड्स, तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हमारी बॉडी की जो एबिलिटी होती है ब्लड क्लॉट करने की, उसको अफेक्ट करता है। इस डिसऑर्डर के अंदर अगर कोई व्यक्ति को खून बहता है तो वो बहते ही रहता है, उसका क्लॉटिंग जल्दी से नहीं होता, बराबर ना। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और जो हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है ब्लड क्लॉट करने की, उसको अफेक्ट करता है, हीमोफीलिया ए, राइट। और ये एक रेयर डिसऑर्डर है जहाँ पे blood doesn't clot in the typical way because it doesn't have enough blood clotting proteins। तो बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए वो पूर्ति मात्रा में न होने की वजह से, सफिशिएंट मात्रा में न होने की वजह से बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा। और इस डिसऑर्डर को बोलते हैं हीमोफीलिया ए, बराबर ना। और ये एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। और ये जो हीमोफीलिया के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ पे होता है? एक्स क्रोमोसोम के अंदर। बॉडी के अंदर जो हमारे सेल होते हैं, सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और उसमें जो एक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर ये हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन कैरी आउट होते हैं, बराबर ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हीमोफीलिया क्या है फ्रेंड्स। तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा। और ये ब्लड क्लॉटिंग एक रेयर डिसऑर्डर है कि जहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए वो सफिशिएंट मात्रा में जनरेट नहीं होते, उसकी वजह से ये डिसीज कैरी आउट होता है। और ये नॉर्मली हमारा जो एक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर इसके जीन कैरी आउट होते हैं, राइट। ओके। अगर मैं इसके कॉजेज के बारे में बात करूं कि ये डिसीज होने की वजह क्या होती है, तो अगर हमारे जीन्स के अंदर जहाँ पे कोई भी म्यूटेशन हो जाए या तो फिर कोई भी चेंज हो जाए, बराबर ना, जिसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर इंस्ट्रक्शंस नहीं पहुंच पाती, बराबर ना, और प्रोटीन जनरेट नहीं हो पाते क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, जो नीडेड प्रोटीन है वो जनरेट नहीं हो पाते। और इसकी वजह से ये डिसीज क्रिएट होता है, बराबर ना। और क्लॉटिंग फैक्टर 8 चाहिए अगर ब्लड को क्लॉट करना है अच्छी तरीके से, तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 चाहिए जो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए नीडेड प्रोटीन्स को जनरेट करते हैं, बराबर ना। तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 जनरेट नहीं हो पाते बॉडी के अंदर, तो ये टाइप के डिसीज होते हैं, राइट। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो साइन एंड सिम्टम ऑफ द हीमोफीलिया इज अ वेरी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर कितने उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके सिम्टम्स। और मेल के अंदर ज्यादा मात्रा में होते हैं ये डिसऑर्डर, बराबर ना। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो इट इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट थेरापी। अभी एक्चुअली रिप्लेसमेंट थेरापी क्या है? फॉर एग्जांपल जो जीन की वजह से, जो जीन के अंदर ये प्रोटीन जनरेट नहीं हो पाते, तो वो जीन को ही यहाँ पे रिप्लेस करने की बात चल रही है कि बराबर ना, कि अगर जो जीन के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन ही जनरेट ना हो सके तो उस जीन को रिप्लेस कर लो, या तो मॉडिफाई कर लो, नया जीन डाल लो, या तो उसको निकाल दो, बराबर ना। तो ये जीन थेरापी, जीन को रिप्लेस करने की थेरापी को क्या बोलते हैं? जीन थेरापी बोलते हैं, बराबर ना, राइट। और मेडिटेशन से भी हो सकता है, मेडिकेशन से भी हो सकता है, लेकिन जो प्रॉपर वे है इसको ट्रीट करने का वो जीन थेरापी है, राइट ना। ओके। अगर मैं जीन थेरापी की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज अ टेक्निक दैट मॉडिफाइज अ पर्सन्स जीन्स टू ट्रीट और क्योर द डिसीज, बराबर ना। कि डिसीज को क्योर करने के लिए या तो ट्रीट करने के लिए जी पर्सन के जो जीन के अंदर जो मॉडिफिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? जीन थेरापी, बराबर ना। और अगर मैं जीन थेरेपी की बात करूं तो सेवरल मैकेनिज्म के माध्यम से हम उसको कैरी आउट कर सकते हैं। कौन कौन सी मेथड है? तो रिप्लेस कर देना उस डिसीज कोजिंग जीन को विद अ हेल्दी कॉपी ऑफ द जीन। जो जीन की वजह से डिसीज क्रिएट होता है उसको रिप्लेस करो किससे? हेल्दी जीन से। ओके। सेकेंड मेथड है कि जो डिसीज कोजिंग जीन है उसको इनएक्टिवेट कर दो, राइट। तो ये दो मेन मेथड है।
और तीसरा मेथड क्या है कि नया या तो फिर मॉडिफाइड जीन ही बॉडी के अंदर डाल दो, बराबर ना। जो डिसीज कोसिंग जीन है उसको कुछ भी ना करके जो नया या तो फिर मॉडिफाइड जीन है उसके अंदर डाल दो बॉडी के अंदर, और ताकि डिसीज को हम ट्रीट कर सके या तो क्योर कर सके, बराबर ना। राइट। ओके। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि अभी रिसेंटली इंडिया ने पहला ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किया है। ये हीमोफोलिया ए जो डिसीज है, जहाँ जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, तो उसके लिए एक जीन थेरेपी करने के लिए एक पहली बार ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया गया है, जैसा हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया है। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिला है 75,000 करोड़ की एक फ्री इलेक्ट्रिसिटी सोलर स्कीम है, उसको अप्रूवल मिला है। उसके बारे में बात करते हैं। ओके, अगर मैं इस योजना के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो इस योजना का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और इस योजना का जो एम है, तो 1 करोड़ हाउस होल्ड को 300 यूनिट 300 यूनिट फ्री में प्रोवाइड करना है। 300 यूनिट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री में प्रोवाइड करना है इलेक्ट्रिसिटी को 300 यूनिट तक पर मंथ 1 करोड़ हाउस होल्ड को। ये इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है, बराबर ना। और इस योजना को हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या है। चलो, अगर मैं इस योजना के बारे में बात करूं, तो पीएम मोदी ने अनाउंस किया प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, एक गवर्नमेंट स्कीम है अंडर विच 1 करोड़ हाउस होल्ड विल गेट रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम, बराबर ना। तो 1 करोड़ हाउस होल्ड को ऐसी रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम मिलेगी इस योजना के अंडर में। और अगर मैं ऐसी एक स्कीम की बात करूं, तो 2014 के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था फ्रेंड्स, कि 2022 तक, 2014 के अंदर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, और 2022 तक इस प्रोग्राम के माध्यम से 40 गीगावाट प्रोड्यूस करने का मेन ऑब्जेक्टिव था। 40 गीगावाट, 40,000 मेगावाट जिसको हम बोल सकते हैं। तो 2014 के अंदर जो सोलर रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा, उस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या था कि रूफटॉप सोलर के माध्यम से हम 40 गीगावाट जितनी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करें 2022 तक। लेकिन अचीवमेंट कितना हो पाया, तो 2023 के एंड तक 11 गीगावाट क्रिएट हो पाया रूफटॉप सोलर के माध्यम से, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के अंडर में, बराबर ना। जो 2022 का जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया। जो टारगेट था उससे 50% भी अचीव नहीं हो पाया। इसके लिए गवर्नमेंट ने उस स्कीम को एक्सटेंड किया 2022 से 2026 तक, 2022 से 2026 तक रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को एक्सटेंड किया, बराबर ना। ओके। और उसी के अंडर में गवर्नमेंट अभी एक रिसेंटली नया स्कीम लाया है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, बराबर ना। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिसका दूसरा नाम है, जहाँ पे 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, कितने यूनिट तक, 300 यूनिट तक, बराबर ध्यान में रखना है। ओके। चलो, गवर्नमेंट ने क्या बोला है फ्रेंड्स कि अगर कोई व्यक्ति इस योजना के अंडर में सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करवाता है, तो उसको, अगर वो 1 किलोवाट तक का सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करवाता है, तो उसको 30,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। 30,000, अप टू 30,000, राइट ना, अप टू। ओके। और उसके अलावा अगर वो 2 किलोवाट का सोलर रूफटॉप लगवाता है, तो उसको 60,000 तक की सब्सिडी मिलेगी, मतलब पर किलोवाट 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन अगर वो 3 किलोवाट से ज्यादा लगवाता है, 3 किलोवाट से ज्यादा अगर सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करवाता है, तो मैक्सिमम 78,000 तक का सब्सिडी मिलेगा। 78,000 तक का, 3 किलोवाट से अगर उसने ज्यादा लगवाया तो मैक्सिमम 78,000 तक का सब्सिडी मिलेगा, बराबर ना। ओके, पर किलोवाट 30,000 है, लेकिन 3 किलोवाट या 3 किलोवाट से ज्यादा लगवाया तो मैक्सिमम कितना सब्सिडी मिलेगा, 78,000, बराबर ना। ओके। ओके। उसके अलावा 300 यूनिट तक पर मंथ 300 यूनिट तक जितना भी वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। और अगर उसके 300 यूनिट से कम यूनिट कंज्यूम होते हैं, फॉर एग्जांपल 200 यूनिट कंज्यूम होते हैं, उसकी लिमिट है 300 यूनिट, लेकिन अगर 200 यूनिट कंज्यूम होते हैं, तो ये जो 100 यूनिट सरप्लस बचे, वो ये 100 यूनिट सरप्लस बचे वो ग्रिड में ट्रांसमिट कर सकता है।
जो उसके कोई भी नजदीक वाला जो ग्रिड है वहां पे वो ऐड कर सकता है। ग्रिड में यही पावर ऐड करने की वजह से उसको इंसेंटिव मिलेगा एक व्यक्ति को, बराबर ना। तो ये इस योजना के बेनिफिट है, जहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव भी करते हो, 300 की जगह पे 200 यूनिट का अगर आप कंजप्शन करते हो, तो एक्स्ट्रा 100 यूनिट जो आपने सेव की है उसके बदले में आपको पैसा भी मिलेगा, इनकम भी जनरेट होगी। और जब आप सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करवाते हो तो आपको 78,000 तक की सब्सिडी भी मिलेगी, और 300 यूनिट तक तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, बराबर ना। तो इस योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय घर योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय घर मुफ्त बिजली योजना, जो गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, और गवर्नमेंट के द्वारा 75,000 करोड़ इसके लिए अप्रूवमेंट दिए गए हैं, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, चलो। अगर मैं इंडिया के करंट सोलर कैपेसिटी के बारे में बात करूं, तो हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है फ्रेंड्स अभी तक, और एज ऑफ दिसंबर 2023 तक, तो हमने सोलर एनर्जी के माध्यम से 73 गीगावाट अभी तक हमने प्रोड्यूस किए हैं। अगर मैं बात करूं रूफटॉप सोलर एनर्जी का, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 11.08 गीगावाट है, बराबर ना, एज ऑफ दिसंबर 2023। और अगर हमारी कंट्री की रिन्यूएबल एनर्जी की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी के बारे में बात करें, तो रिन्यूएबल एनर्जी हमने कितनी अभी तक प्रोड्यूस कर ली है, 180 गीगावाट। उसमें 73 गीगावाट सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है, और सोलर एनर्जी में भी 11 गीगावाट रूफटॉप सोलर का कंट्रीब्यूशन है, बराबर ना। अगर मैं हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करूं फ्रेंड्स, सोलर कैपेसिटी के अंदर, तो राजस्थान इज एट द टॉप विद 18 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, और गुजरात सेकंड नंबर पे है 10.5 गीगावाट से। और अगर मैं रूफटॉप सोलर कैपेसिटी की बात करूं, तो गुजरात टॉप करता है। गुजरात ने 2.8 गीगावाट रूफटॉप सोलर को इंस्टॉल करवा दिया है। 11 गीगावाट में से 2.8 गीगावाट तो गुजरात के अंदर है, और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में है, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ को अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, चलो। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक नया रूल इन्फोर्स किया गया है फॉर सिंप्लीफाइंग द सर्विस ट्रेड, और इस रूल को इंडिया ने नहीं माना है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। चलो, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की न्यू रेगुलेशंस टू स्ट्रीमलाइन इंटरनेशनल ट्रेड इन द सर्विसेज, उस रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या है। तो अभी ये रिसेंट न्यूज में क्यों है, तो 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और इस मीटिंग के अंदर अभी इस रेगुलेशंस को लॉन्च किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो इंटरनेशनल ट्रेड है किसके अंदर, सर्विस के अंदर, उसको सिंप्लीफाई किया जाए। देखो, इंटरनेशनल ट्रेड गुड्स के अंदर सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सारे रूल हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड सर्विस के अंदर सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत ही कम रूल है, और उसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए ये रिसेंट अनाउंसमेंट किया गया है। और इस अनाउंसमेंट को, इस एग्रीमेंट को 72 नेशंस ने एग्री किया है उस एग्रीमेंट से, और जिसमें को इस एग्रीमेंट को इंडिया के द्वारा साइन नहीं किया गया है। अभी ये एग्रीमेंट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली ये जो नया रेगुलेशन है, वो ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। कौन सा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन द सर्विसेज, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन द सर्विसेज गेट्स, ऑलरेडी ये एग्रीमेंट साइन किया गया है डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्री के द्वारा। और इसी एग्रीमेंट के अंदर में ये नया रेगुलेशन अभी लॉन्च किया गया है। क्यों, कि सर्विसेज की ट्रेड को सिंप्लीफाई करने के लिए। और ये जो नया रेगुलेशन है वो इंडिया के द्वारा साइन नहीं किया गया है। इंडिया ऑलरेडी गेट्स के अंदर तो एग्रीमेंट उसने साइन कर दिया है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन द सर्विसेज, सर्विसेज को किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाए, उसका जो जनरल एग्रीमेंट है उसको तो साइन कर दिया है इंडिया ने जब उसको लॉन्च किया गया था। लेकिन उसके अंदर जो नया रेगुलेशन लाया गया है, वो उस रेगुलेशन को इंडिया ने साइन नहीं किया है, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस रेगुलेशन के बारे में बात करूं, जो नए रेगुलेशंस लाए गए हैं, तो इस रेगुलेशन का मेन एम है टू इनहेंस द ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी इन द ऑथराइजेशन प्रोसेसेस अलोंग विद द कमिटमेंट्स टू जेंडर इक्वालिटी। तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा बोला गया है डब्ल्यूटीओ के मेंबर, डब्ल्यूटीओ के द्वारा इस रेगुलेशंस के अंदर, कि हम जितना भी ट्रेड कर रहे हैं सर्विसेज के अंदर, उसमें जेंडर इक्वालिटी को फोकस किया जाए, राइट। इस रेगुलेशन के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव ये है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये जो रेगुलेशन है वो एड्रेस करेगी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल इन क्रॉस बॉर्डर सर्विस ट्रेड
aiming to simplify the procedures and ensure the equal opportunities for the service providers globally। तो यहाँ पे जो मोनोपोली क्रिएट हो रही है सर्विस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, उसको कम करने की बात चल रही है। प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने की बात चल रही है ताकि सभी को सेम अपॉर्चुनिटी मिले, जो छोटे बड़े सभी इंटरप्रीनियर्स है उनको सेम अपॉर्चुनिटी मिले। इसके लिए ये रेगुलेशंस लॉन्च किए गए हैं मोनोपोली को कम करने के लिए। और इस रेगुलेशन को इंडिया ने साइन नहीं किया है। मात्र 164 मेंबर्स ऑफ द डब्ल्यूटीओ कि जिन्होंने वो उस एग्रीमेंट को, गेट्स एग्रीमेंट को साइन किया था, उसमें से मात्र 72 मेंबर्स ने ही इस रेगुलेशन के ऊपर साइन किया है, बराबर ना। इंडिया और साउथ अफ्रीका अमंग द कंट्रीज दैट डिड नॉट साइन दिस एग्रीमेंट, बराबर ध्यान में रखना है। ओके, तो इस रेगुलेशन का ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना, सेम अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए क्रिएट करना, मोनोपोली को कम करना। और मात्र 72 कंट्रीज ने इस रेगुलेशंस के ऊपर साइन किया है और इंडिया ने उसके ऊपर साइन नहीं किया है, वो ध्यान में रखना है। ओके, और अगर मैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस की बात करूं, गेट्स गेट्स की बात करूं, तो ये डब्ल्यूटीओ के द्वारा लॉन्च किया गया था ये एग्रीमेंट। उसी तरीके का सेम एग्रीमेंट है गुड्स के लिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड फॉर द गुड्स, गेट, जिसको गेट बोला जाता है। और ये 1995 के अंदर इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। और डब्ल्यूटीओ की सभी जो मेंबर कंट्रीज है उसने गेट्स के ऊपर साइन किया है, बराबर ना। तो गेट्स के ऊपर इंडिया ने ऑलरेडी साइन करके रखा है 1995 के अंदर, लेकिन गेट्स के अंदर जो नया रेगुलेशन आया है अभी रिसेंटली, उसके ऊपर साइन नहीं किया है, बराबर। आई थिंक आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक नई वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी अभी लॉन्च की गई है और उस टेक्नोलॉजी का नाम है बायोट्रिक। इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, बराबर ना, कि बायोट्रिक क्या है, उसका उपयोग क्या होगा और वो किस तरीके से काम करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। बायोट्रिक और न्यू वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंट स्टडी ने ऐसा क्लेम किया है कि ये जो बायोट्रिक है, जो न्यू वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, वो रूरल इंडियन को बहुत मदद करेगा। अभी ये क्या है, कैसे मदद करेगा, उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, वो कौन सी सिस्टम पे काम करेगा? तो पायरोलिसिस सिस्टम पे काम करेगा। पायरोलिसिस, तो पायरोलिसिस क्या है फ्रेंड्स? कि पायरोलिसिस एक टेक्नोलॉजी है जो रिसाइकलिंग करता है ऑर्गेनिक मटेरियल का, किसके अंदर? कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर। फ्रेंड्स, पायरोलिसिस सिस्टम कैसे काम करेगा? तो यहाँ पे जो वेस्ट होता है ना, उसको ऑक्सीजन फ्री चेंबर के अंदर रखा जाता है। फिर उस ऑक्सीजन फ्री चैम्बर के अंदर उस वेस्ट को 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और इस हीटिंग प्रोसेस के दौरान उस वेस्ट में से यूजफुल केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, राइट। ये जो बायोट्रिक टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से 3 वैल्यूएबल प्रोडक्ट जनरेट होती है। कौन कौन सी? तो बायो ऑयल, सिंगेस और बायोचार फर्टिलाइजर। तो ये जो बायो ऑयल है, वो क्लीन बर्निंग अल्टरनेटिव के तौर पे काम कर सकता है, कुकिंग फ्यूल के अल्टरनेटिव के तौर पे काम में लिया जा सकता है। सिंथेटिक गैस है एंड बायो ऑयल फैसिलिटेट्स द हीटिंग एंड पावर्स द pyrolysis सिस्टम एंड सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी इज यूटिलाइज्ड टू पावर सप्लाई टू द लोकल होम्स एंड बिजनेसेस, बराबर ना। तो और उसके अलावा जो सिंथेसिस गैस है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। और बायोचार है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बराबर ना। तो जो तीनों प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है ये बायोट्रिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। बायो ऑयल, जो हम कुकिंग फ्यूल के ऑल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सिंगेस हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बायोचार हम सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट ना। ओके ओके। तो अगर हम इस बायोट्रिक टेक्नोलॉजी की बात करें फ्रेंड्स, तो ये बायोट्रिक टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर एक बायोट्रिक प्लांट बनाया जाएगा और उसके अंदर एक ऑक्सीजन फ्री चेंबर होगा जहाँ पे वेस्ट को रखा जाएगा, 400 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किया जाएगा। और इस हीटिंग प्रोसेस के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे, बायो ऑयल प्रोड्यूस कर पाएंगे और बायोचार प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये जो बायोचार है वो फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा, सॉइल की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में वो मदद करेगा। और बायो ऑयल के माध्यम से हम कुकिंग ऑयल का अल्टरनेटिव के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके,
हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी, एक सिस्टम को टेस्ट फायर किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। उस टेक्नोलॉजी का नाम है, उस सिस्टम का नाम है अ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को अभी टेस्ट फायर किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सिस्टम है और ये सिस्टम कैसे काम करेगी उसके बारे में देखते हैं। तो अगर मैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की बात करूँ तो रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, तो अभी रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है 2 फ्लाइट टेस्ट ऑफ द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का। और ये एक मिसाइल है, और ये जो मिसाइल है उसका जो टेस्ट फायरिंग किया गया है वो कहाँ पे किया गया है, तो ओडिशा के चंदीपुर में, जो हमारा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहाँ पे किया गया है, राइट। अगर मैं इस मिसाइल के बारे में बात करूँ तो ये जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का जो मिसाइल सिस्टम है वो फोर्थ जनरेशन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का वो फोर्थ जनरेशन। और ये जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है आर पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल्स डिजाइन टू बी ऑपरेटेड बाय द एन इंडिविजुअल और द स्मॉल टीम। देखो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अ, जो एक व्यक्ति भी उसको ऑपरेट कर सकता है, एक छोटी सी टीम भी उसको ऑपरेट कर सकती है, जिसको बोलते हैं मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, राइट। और ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का फोर्थ जनरेशन है, ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको अभी टेस्ट फायर किया गया है, बराबर ना। जहाँ पे एक व्यक्ति भी एक मिसाइल को ऑपरेट कर सकता है और एक छोटी सी टीम भी इस मिसाइल को ऑपरेट कर सकती है। और तो ये डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट फायर किया गया है यहाँ पे ओडिशा के चंदीपुर में से, बराबर ना। ओके, इस मिसाइल को डेवलप किसके द्वारा किया गया है फ्रेंड्स, तो इस मिसाइल को डेवलप किया गया है रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा। एक कंपनी है जिसके जिसके द्वारा डीआरडीओ की बहुत सारी लेबोरेटरीज के साथ कोलाबोरेशन किया गया था इसको डेवलप करने के लिए। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो शॉर्ट रेंजेस के ऊपर जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करना, जो लो एल्टीट्यूड और शॉर्ट रेंज के ऊपर जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम अभी टेस्ट फायर किया गया है, फोर्थ जनरेशन है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का, और रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा कुछ की इंफ्रास्ट्रक्चर को इनोग्रेट किया गया है। कहाँ पे, तो हमारा जो नवल बेस है कारवार के अंदर, और उस नवल बेस के ऊपर, और कौन से प्रोजेक्ट के अंडर में, प्रोजेक्ट सी बर्ड के अंडर में ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया था और उसको भी इनोग्रेट किया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रोजेक्ट सी बर्ड के बारे में बात करते हैं। तो ये डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया 2 big piers and 7 towers with 320 homes for the Navy officers and defense civilians as a part of the project Seabird। कहाँ पे, नवल बेस कारवार कर्नाटका के अंदर, बराबर ना। तो कर्नाटका के अंदर एक कारवार करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमारा नवल बेस तैयार हो रहा है। और इस नवल बेस के अंदर प्रोजेक्ट सी बर्ड के अंडर में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं। अभी 320 होम्स, 320 होम्स और कुछ सेवरल टावर्स यहाँ पे खड़े किए गए हैं और उसका इनॉग्रेशन किया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ओके, अगर मैं इस प्रोजेक्ट सीबर्ड की हिस्ट्री के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अ, जब हमारा इंडो पाक वॉर हुआ 1971 के अंदर, तब इंडिया ने रियलाइज़ किया, उस समय पे मात्र हमारा एकमात्र नवल बेस था वेस्टर्न एरिया के अंदर, वेस्टर्न कोस्ट के अंदर, मुंबई हार्बर। और उस समय पे बहुत सारा कंजेशन फील हुआ ड्यूरिंग द वॉर। तब हमने डिसाइड किया कि हम वेस्टर्न फ्लीट के अंदर हमारा और एक नवल बेस होना चाहिए। इसके लिए एक प्रोजेक्ट को सेंक्शन किया गया 1985 के अंदर राजीव गांधी के द्वारा। और उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया 24 अक्टूबर 1986 के अंदर, बराबर ना। और ओके, और 1986 के अंदर इस नवल बेस की तैयारी हमने शुरू की। और उसका जो फर्स्ट फेज था जिसके अंदर हमने डीप सी हार्बर को तैयार किया, ब्रेक वाटर ड्रेजिंग को तैयार किया, टाउनशिप एक बनाया,
एक नवल हॉस्पिटल बनाया, डॉकयार्ड अपलिफ्ट सेंटर बनाया। तो ये सब हमारा कमीशन हुआ, कब कमीशन हुआ? 2005 के अंदर। फिर फेज टू का डेवलपमेंट हमने शुरू किया 2011 के अंदर, और इस नवल बेस का नाम क्या रखा गया? आईएनएस कदम्बा रखा गया। क्या रखा गया? आईएनएस कदम्बा, बराबर। और ये जो फेज टू है ना, वो टू फेज में हो रहा है, फेज टू ए और फेज टू बी के अंदर, राइट। और और जब ये नॉवल बेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उसका सबसे लार्जेस्ट नवल बेस होगा, जो अकोमोडेट कर पाएगा 32 वॉरशिप्स को, 23 सबमरीन्स को और हैंगर्स को फॉर द सेवरल एयरक्राफ्ट, बराबर ना। तो आईएनएस कदम्बा, जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1986 के अंदर, और अभी उसका फेज टू चल रहा है। ये फेज टू टू पार्ट में डिवाइड हुआ है, टू ए और टू बी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे लार्जेस्ट नवल बेस बनेगा, आईएनएस कदम्बा। ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो इस नवल बेस के ऊपर प्रोजेक्ट सीबर्ड के अंडर में राजनाथ सिंह जी के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन किया गया। अभी वो प्रोजेक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्ट सीबर्ड कौन से नवल बेस को तैयार करने के लिए लॉन्च किया गया है? आईएनएस कदम्बा। कब लॉन्च किया गया था उसको? 1986 के अंदर, 1986 के अंदर, ध्यान में रखना है। और उसके अलावा 1971 के अंदर जब हमारा इंडो पाक वॉर हुआ था, तब एकमात्र हमारा नवल बेस था मुंबई हार्बर। और वहाँ पे बहुत कंडीशन फील होने की वजह से हमने ऐसा डिसीजन लिया कि वेस्टर्न फ्लीट में हमारा और एक नवल बेस होना चाहिए, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो, देखो ऐसा होता है फ्रेंड्स नवल बेस, जहाँ पे बहुत सारी वॉरशिप्स हम पार्क कर सकते हैं, उसको हैंग कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे हमारे जो वॉर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा इस नवल बेस के आसपास हमारे नेवी ऑफिसर्स के टाउनशिप भी होती है, उनको रहने के लिए जगह भी होती है, हॉस्पिटल भी होता है, सब कुछ होता है इस नवल बेस के अंदर, बराबर ना। राइट, ओके। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा और एक स्कीम लॉन्च की गई है, अदिति स्कीम। और ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है जो इनोवेशंस को प्रमोट करना क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं अदिति स्कीम की बात करूँ, तो ये अदिति स्कीम उसका फुल फॉर्म क्या है? तो एसिंग द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स, ये अदिति स्कीम का फुल फॉर्म है। और ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव है इनोवेशंस को प्रमोट करना। कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर? क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर, बराबर ना। इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। अभी इस स्कीम को समझने से पहले हम आईडेक्स के बारे में देख लें। आईडेक्स, आईडेक्स का फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, ये आईडेक्स का फुल फॉर्म है। अभी देखो फ्रेंड्स, ये आईडेक्स के अंदर में डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा फ्रीक्वेंटली कुछ चैलेंजेस लॉन्च किए जाते हैं। फ्रीक्वेंटली कुछ चैलेंजेस लॉन्च किए जाते हैं। ये चैलेंजेस कैसे होते हैं कि जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों तीन हमारे जो आर्म फोर्सेस है, उनके द्वारा जो भी चैलेंजेस कैरी आउट किए जाते हैं, जो भी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, उस चैलेंजेस का सॉल्यूशन यहाँ पे इस आईडेक्स के अंदर मांगा जाता है। और अगर किसी स्टार्टअप के पास ये चैलेंजेस का सॉल्यूशन है, तो वो स्टार्टअप ये आईडेक्स के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकता है। और आईडेक्स के अंदर में जो स्टार्टअप डेवलप हो रही है, स्टार्टअप काम कर रही है, उसको यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट भी मिलता है, राइट। पर स्टार्टअप को 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक का यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है आईडेक्स के अंडर में, अगर वो कोई चैलेंज को सॉर्ट आउट करने का प्रयत्न करे तो, राइट। तो यहाँ पे आईडेक्स क्या है फ्रेंड्स? तो आईडेक्स के अंदर में डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ चैलेंजेस लॉन्च करती है। वो चैलेंजेस का सॉल्यूशन अगर कोई स्टार्टअप के पास है तो उसको फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। और लगभग 2.5 से 3 करोड़ जैसा उसका चैलेंज का सॉल्यूशन है, उस तरीके से उसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको आईडेक्स के बारे में समझ में आया होगा अभी। ओके, और अभी अभी ये जो आईडेक्स के अंडर में जो स्टार्टअप काम कर रही है, आईडेक्स के चैलेंजेस के अंदर में जो स्टार्टअप काम कर रही है, उनको फर्दर चैलेंज दिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये आदित्य स्कीम के अंडर में, कि हम जो क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिफेंस के अंदर में जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अगर आपके पास उनका सॉल्यूशन है तो हम आपको फर्दर सपोर्ट करेंगे।
फर्दर सपोर्ट करेगी। और ऐसे 30 डीप टेक क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे डिमांड किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि हमको 30 क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है। अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन है तो आप इस स्कीम के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्टअप्स को बोला गया है। कौन सी स्टार्टअप्स को? जो आईडेक्स के अंडर में ऑलरेडी काम कर रही है, बराबर ना? ओके। और यहाँ पे कौन सी स्टार्टअप एलिजिबल होगी? तो under this scheme, startups are eligible to receive the grant in aid of up to rupees 25 crore for their research, development and innovation on the endeavors in the defense technology। तो यहाँ पे इस स्कीम के अंदर में जो स्टार्टअप काम करेगी उसको 25 करोड़ तक का ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा, रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए और इनोवेशन करने के लिए। टाइम पीरियड ये स्कीम कब तक चलेगी? 2023-24 से लेकर 2025-26 तक चलेगी। और यहाँ पे 750 करोड़ तक का फंड अलोकेट किया गया है। 30 स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा इस स्कीम के अंडर में, बराबर ना? ओके। ओके। और इस स्कीम के अंडर में, अदिति स्कीम के अंदर में, ये फर्स्ट एडिशन के अंदर 17 चैलेंजेस को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। जो इंडियन आर्मी के रिगार्डिंग 3 है, इंडियन नेवी के रिगार्डिंग 5 है, इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग 5 है और डिफेंस स्पेस एजेंसी के रिगार्डिंग 4 है। तो ये टोटल 17 चैलेंजेस जो ये लोग फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मांगा गया है। और जैसे मैंने आईडेक्स के बारे में बात की फ्रेंड्स, तो आईडेक्स के अंदर में जो स्टार्टअप्स काम कर रही है उसको ग्रांट मिलती है 1.5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की। और यहाँ पे उन आईडेक्स के अंदर में जो स्टार्टअप काम कर रही है, अगर वो ये 17 चैलेंजेस के ऊपर काम करेगी तो उसको 25 करोड़ तक का ग्रांट फर्दर मिलेगा, बराबर ना? आदित्य स्कीम के अंडर में। आई थिंक न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट लॉन्च किया गया है। और इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया है कि हम इम्यूनिटी को एंड कर रहे हैं। कौन सी इम्यूनिटी को? जो लेगिस्लेटर को हमने दी थी ब्राइब को स्वीकार करने के अगेंस्ट में, उस इम्यूनिटी को हम एंड कर रहे हैं। अभी ये क्या है न्यूज़, उसके बारे में बात करते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ ब्राइब्स फॉर द वोट्स केस, इसके बारे में, तो ये एक्चुअली क्या है? तो अगर हम इसको डिटेल में समझें, फॉर एग्जांपल दो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी एक्स और ये पॉलिटिकल पार्टी वाई, बराबर? और पॉलिटिकल पार्टी एक्स के लीडर है फॉर एग्जांपल ए व्यक्ति, और पॉलिटिकल पार्टी वाई के लीडर है फॉर एग्जांपल बी व्यक्ति, बराबर? तो सबसे पहले तो हम ये एमएलएज और एमपीज क्या होता है उसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एमपीज क्या होते हैं? जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एमएलएज क्या होता है फ्रेंड्स? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हमारी राज्य की विधानसभा होती है उसमें जो लोग बैठते हैं उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बराबर नाम? तो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो राज्यसभा और लोकसभा के अंदर बैठते हैं, और जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेंबर बैठते हैं एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनको कुछ इम्यूनिटी दी गई थी। वो इम्यूनिटी को अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एंड किया गया है। अभी ये इम्यूनिटी क्या थी उसके बारे में समझे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी एक्स है, उनका लीडर ए है, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वाई है, उनका लीडर बी है, बराबर? और यहाँ पे इलेक्शंस के लिए वोट हो रहा है, वोटिंग हो रही है। और फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति जो पॉलिटिकल पार्टी एक्स के अंडर में काम कर रही है, लेकिन जब वोट देने का समय आया तब ये पॉलिटिकल पार्टी वाई के लीडर ने उस व्यक्ति को ब्राइब दे दिया। उस व्यक्ति को क्या दे दिया? ब्राइब दे दिया कि भाई तू मुझे वोट दे, मैं तुझे इतना पैसा दे दूंगा, बराबर ना? पॉलिटिकल पार्टी एक्स के अंडर में वो व्यक्ति काम कर रहा था। जब इलेक्शन का समय आया, वोटिंग का समय आया, बराबर ना, तब पॉलिटिकल पार्टी वाई के लीडर बी ने उस व्यक्ति को ब्राइब दे के उसको अपनी टीम में बुला दिया कि भाई तू मुझे वोट दे, तू मुझे वोट दे, भले तू उस पार्टी के लिए काम कर लेकिन वोट मुझे दे, बराबर ना? तो उस व्यक्ति ने ये ब्राइब को स्वीकार करके उस पॉलिटिकल पार्टी वाई के लीडर को वोट दिया। तो अभी हम आगे 1998 जजमेंट की अगर हम बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था कि हर एक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को वोट देने का राइट है। तो उस राइट टू वोट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था 1998 के अंदर कि भले उस व्यक्ति ने ब्राइब लिया है लेकिन उसको कोई भी व्यक्ति को वोट देने का हक है, बराबर? और एमएलएज और एमपीज को यहाँ पे छूट दी गई थी कि आप ब्राइब स्वीकार करके भी
आप दूसरे व्यक्ति को मतलब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को आप वोट दे सकते हो क्योंकि आपके पास राइट टू वोट है, बराबर ना। कोई भी व्यक्ति को आप वोट कर सकते हो आपके मर्जी के हिसाब से। ब्राइब स्वीकार करके भी ये मात्र एमएलएस और एमपीज को यहाँ पे छूट दी गई थी 1998 के जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बराबर ना, जिसको हम जीएमएम ब्राइबरी केस भी बोलते हैं, बराबर ना। और इस जजमेंट का अभी यहाँ पे एंड हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने और एक नया जजमेंट यहाँ पे खड़ा किया है कि अभी एमएलएस और एमपीज को अगर उनको कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को वोट देना है तो वो ब्राइब स्वीकार नहीं कर सकते, ब्राइब स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है। आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा, न्यूज़ का ऑब्जेक्टिव को समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। राइट, ओके। अगर हम बात करें प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को मिलती हैं, तो जो भी व्यक्ति जो हमारे दोनों हाउस में बैठता है और हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठता है, उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, कुछ इम्यूनिटीज दी जाती हैं और कुछ एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं, बराबर ना। और उसके अलावा ऐसा ही नहीं कि जो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो व्यक्ति एमएलए है, उनको ही प्रिविलेज और इम्यूनिटी मिलती है। जो व्यक्ति अ, जिनको जस्ट एंटाइटल किया गया है मात्र बोलने के लिए और हाउस की प्रोसीडिंग्स को अटेंड करने के लिए, उनको भी यहाँ पे कुछ प्रिविलेज और इम्यूनिटी मिलती है, लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनको जस्ट कुछ स्पेसिफिक टास्क किया जाता है, बराबर ना। हाउस की मीटिंग के दौरान, कमिटीज के दौरान कुछ स्पेसिफिक टास्क किया जाता है, उनको भी ये इम्यूनिटीज और प्रिविलेज मिलते हैं, बराबर ना। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के बारे में बात करें, तो आर्टिकल 105 है ना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एमपीज को प्रिविलेज देने की बात कर रहा है। और आर्टिकल 194 194 वो हमारे एमएलएस को प्रिविलेज देने की बात कर रहा है। और दिस पावर्स, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी शुड बी डिफाइंड बाय द लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये प्रिविलेज, इम्यूनिटी और पावर है ना टाइम टू टाइम डिफाइन होते हैं, मतलब चेंज होते हैं, बराबर ना। ओके, आपको आर्टिकल याद रखने हैं। आर्टिकल 105 के अंडर में एमपीज जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनको कौन कौन से प्रिविलेज देने हैं, एडवांटेज देने हैं, वो लिखा है। और आर्टिकल 194 के अंडर में जो हमारे एमएलएस को कौन कौन से प्रिविलेज देने वो लिखा है, बराबर ना। राइट, ओके। और अगर मैं प्रिविलेज कौन कौन से मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में उसके बारे में बात करूँ, तो इट गिव्स द एमपीज टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोल सकता है अपने मर्जी के हिसाब से। और इट प्रोवाइड्स दैट कि नो एमपी विल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम और हर इन द पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ। क्या कह रहा है ये आर्टिकल? आर्टिकल 115 एक ऐसा कह रहा है कि कोई भी एमपी को फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी पार्लियामेंट के अंदर, वो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, किसी को भी वोट दे सकता है, बराबर, प्रोसीडिंग्स के दौरान। और ऑल्सो नो पर्सन विल बी हेल्ड लायबल फॉर एनी पब्लिकेशन ऑफ एनी रिपोर्ट, पेपर, वोट्स और प्रोसीडिंग्स इफ द पब्लिकेशन इज मेड बाय द पार्लियामेंट और एनी अथॉरिटी अंडर इट, बराबर ना। कोई भी व्यक्ति कोई भी पब्लिकेशन, पेपर और वोट्स के ऊपर प्रोसीडिंग नहीं कर पाएगा अगर वो पेपर, रिपोर्ट और प्रोसीडिंग पार्लियामेंट के अंदर में हुई है, बराबर ना। राइट, ध्यान में रखना है। ओके, अभी देखो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 105 दोनों फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बात कर रहे हैं, बराबर ना। लेकिन आर्टिकल 19 और आर्टिकल 105 के बीच में डिफरेंस क्या है? तो आर्टिकल 105 है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है, और यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। लेकिन आर्टिकल 19 के अंडर में वो सिटीजन्स को अप्लाई होते हैं एंड इट इज सब्जेक्टेड टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, बराबर ना। दोनों ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर सब्जेक्टेड है, लेकिन आर्टिकल 105 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच इसके लिए सिटीजन के लिए है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। और आर्टिकल 105 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है वो पार्लियामेंट के दौरान ही एक्टिव रहेगा। जैसे ही वो मेंबर पार्लियामेंट के बाहर आ जाए, वो आर्टिकल 105 में नहीं कवर होगा, वो किस में कवर होगा? आर्टिकल 19 में कवर होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स के, और एक डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है कि इंडियन नेवी ने अभी कमीशन करने का अनाउंसमेंट किया है। किसको कमीशन करने का? तो हमारा एक नवल बेस बनाया गया है, उस नवल बेस का नाम क्या है? आईएनएस जटायु। कहाँ पे? लक्षद्वीप के अंदर, बराबर ना। तो नेक्स्ट वीक से इंडियन नेवी कमीशन करेगी अपने नए नवल बेस जिसका नाम है आईएनएस जटायु। और कहाँ पे ये नवल बेस को कमीशन किया जाएगा? लक्षद्वीप के अंदर, बराबर ना। तो इसके बारे में बात करते हैं।
आपको पता ही है फ्रेंड्स कि जब से मालदीव्स के अंदर नई सरकार चुन के आई है, तब से इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन कुछ अच्छे नहीं रहे हैं, राइट ना। और इंडिया ने मालदीव्स को मैक्सिमम बॉयकॉट करने का प्रयास किया है। और उसके अलावा क्योंकि मालदीव्स की जो सरकार है वो ज़्यादा चाइना प्रो है, जो नई सरकार है वो चाइना प्रो है कंपेयर टू, अगर हम इंडिया की बात करें तो वो इंडिया से ज़्यादा चाइना को ज़्यादा प्राधान्य दे रही है, राइट। तो इसके लिए इंडिया ने भी उसको बॉयकॉट करने का प्रयास किया है। और मालदीव्स के अंदर चाइना इंडिया के विरुद्ध क्या गतिविधियां कर रहा है, क्या स्ट्रेटजी अपना रहा है, उसके ऊपर देखरेख रखने के लिए हमने यहाँ पे ये जो हमारा लक्षद्वीप का एरिया है उसमें सबसे साउथ वाला जो एरिया है जिसका नाम है मिनिकॉय, क्या नाम है, मिनिकॉय आइलैंड। लक्षद्वीप के अंदर बहुत सारे आइलैंड है छोटे छोटे, और उसमें सबसे साउथ ईस्ट पार्ट है जो मिनिकॉय आइलैंड, वहाँ पे हमने एक नवल बेस बनाने की सोची थी और हम वो कमीशन भी कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से, बराबर ना। तो सिंपल, इंडिया ने अभी रिसेंटली नया नवल बेस कमीशन किया है जिसका नाम है आईएनएस जटायु, क्या नाम है, आईएनएस जटायु। और ये आईएनएस जटायु कहाँ पे, तो लक्षद्वीप आइलैंड्स है जो हमारे उसमें सबसे जो साउथ ईस्ट पार्ट है आइलैंड का मिनिकॉय, वहाँ पे मिनिकॉय आइलैंड के अंदर हम इस नवल बेस को तैयार कर रहे हैं ताकि हम यहाँ से डायरेक्टली मालदीव्स के ऊपर निगरानी रख सके, बराबर ना। और हमारी जो वेस्टर्न नवल फ्लीट है उसमें और एक बेस यहाँ पे जुड़ गया जिसका नाम है आईएनएस जटायु, बराबर ना। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये लक्षद्वीप है हमारा जो इंडिया का पार्ट है, और ये मालदीव्स है। लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में इतना ही डिस्टेंस है, बराबर ना। तो हम आराम से इस यहाँ से ये लक्षद्वीप का जो साउथ ईस्ट पार्ट है जिसका नाम है मिनिकॉय आइलैंड, वहाँ पे हमने इस नवल बेस को तैयार किया है, बराबर ना। ओके। ओके, तो अगर हम बात करें तो क्यों हमने इस नवल बेस को तैयार किया है, तो इंडियन ओशन के अंदर देखो फ्रेंड्स, हम स्पेसिफिक ओशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी हमारा टारगेट है इंडियन ओशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि हमारे रिलेशंस मालदीव्स के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। तो इंडियन ओशन के अंदर हम ज़्यादा फोकस कर सके और मालदीव्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सके, इसके लिए हमने इस नवल बेस को तैयार किया है लक्षद्वीप के अंदर, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो 56.9 रहा है फरवरी के अंदर, और उसके बारे में बात करते हैं। अभी देखो, ये पीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। ये पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लॉन्च किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और मतलब गुड्स गुड्स के लिए भी और सर्विस सेक्टर के लिए भी, सर्विस सेक्टर के लिए भी, बराबर ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी ये पीएमआई को लॉन्च किया जाता है और सर्विस सेक्टर के लिए भी इस पीएमआई को लॉन्च किया जाता है। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई का फुल फॉर्म है, बराबर ना। और अब ये जो रिसेंट न्यूज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के ऊपर है। तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो 56.9 रहा है, कौन सा महीने के अंदर, फरवरी महीने के अंदर। अभी ये रिसेंट न्यूज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है और कौन लॉन्च करता है और इसके माध्यम से हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। तो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में समझे। तो अगर मैं परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में बात करूँ तो ये एक सर्वे बेस्ड मेजर है जो रिस्पोंडेंट्स को पूछता है कि उनकी परसेप्शन क्या है, उनके बिजनेस की अभी सिचुएशन क्या है। इस सर्वे के अंदर जो रिस्पोंडेंट है जिनके ऊपर ये सर्वे किया गया है उन लोगों को पूछा जाता है कि भाई आपका बिजनेस लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, लास्ट मंथ के कंपेरिजन में कैसा चल रहा है, ग्रो हुआ है कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, बराबर ना। ओके, तो ये इंडेक्स के अंदर ऐसा सर्वे किया जाता है, राइट। और ये पीएमआई परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट एंड फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस टू कंपनी डिसीजन मेकर्स, एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स को, एनालिसिस्ट को, और जो डिसीजन मेकर्स है कंपनीज के अंदर उनको आगे डिसीजन लेने के लिए पता चले कि उनको क्या करना है फ्यूचर के अंदर, अभी बिजनेस की कंडीशंस क्या चल रही है देश के अंदर, वो पर्पज से, वो जानने के पर्पज से ये पीएमआई इंडेक्स लॉन्च किया जाता है, बराबर ना। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स लॉन्च किया जाता है, बराबर ना। और ये हर महीने लॉन्च किया जाता है। और जिसका सर्वे करना है उसी लोगों को यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई आपका जो बिजनेस है वो लास्ट मंथ के कंपेरिजन में क्या सिचुएशन है उनके अंदर, बराबर ना। वो यहाँ पे सर्वे किया जाता है, राइट।
ओके। और यहाँ पे परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के अंदर 0 से 100 के बीच में नंबर दिया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स 50 आया, मतलब इसका मतलब क्या समझना है कि प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में ना तो एक्सपांशन हुआ है ना तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, एज इट इज कंडीशन रही है। और अगर परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स 50 से ज़्यादा आया, 50 से ज़्यादा आया मतलब क्या समझना है, एक्सपांशन हुआ है, सिचुएशन बेटर बनी है। और अगर 50 से कम आया परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स तो क्या समझना है, सिचुएशन डिग्रेड हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है, बराबर ना। तो यहाँ पे 56.9 आया है परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, मतलब लास्ट मंथ के कंपैरिजन में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है इंडिया के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंडीशंस भी बेहतर हुई है इंडिया के अंदर, ऐसा ये इंडेक्स बोल रहा है, बराबर ना। राइट। ओके। और ये जो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स है वो कंपाइल कौन कर रहा है, तो आईएचएस मार्केट, ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो 40 इकोनॉमीज के लिए हर महीने परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स लॉन्च करती है। और न केवल गुड्स के लिए, वो सर्विस सेक्टर के लिए भी परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स लॉन्च करती है, बराबर ना। तो इस इंडिकेटर के माध्यम से हमको क्या पता चलता है, इकोनॉमिक हेल्थ पता चलती है, बराबर ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर वो बैकबोन होते हैं कोई भी इकोनॉमी के लिए, बराबर ना। तो अगर आपको सिचुएशन पता चल रही है कोई इंडेक्स के माध्यम से, तो आपको पूरे देश की इकोनॉमिक हेल्थ पता चल जाएगी, बराबर ना। राइट। और हाई पीएमआई क्या डिनोट करता है कि आपकी कंट्री के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस हो रहा है कंपनीज का, उसके अलावा सरकार का। और लो पीएमआई क्या डिनोट करता है कि कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बराबर ना, मतलब नई पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट है, बराबर ना। तो ऐसा सिग्निफिकेंस है परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स का। कौन लॉन्च करता है, आईएचएस मार्केट लॉन्च करता है, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि इंडिया सेटअप करेगी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इस अलायंस को सेटअप करेगी इंडिया, और ऐसा अभी अनाउंसमेंट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना। और ये जो अलायंस बनेगा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, इंडिया के अंदर। और इस अलायंस के अंडर में फंड क्रिएट किया जाएगा, फंड कलेक्ट किया जाएगा और डिसेमिनेट किया जाएगा, किसको, गुड प्रैक्टिसेस को, किसके अंदर, कंजर्वेशन ऑफ द बिग कैट्स के लिए। देखो, इंटरनेशनल बिग कैट अलाउंस की बात की गई है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च करने की कौन बात कर रहा है, इंडिया बात कर रहा है। और इस अलायंस के अंडर में इंडिया एक कॉर्पस फंड क्रिएट करेगा और बेस्ट प्रैक्टिस को डिसेमिनेट करेगा, स्प्रेड करेगा। कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस को, किस तरीके से हम बिग कैट को कंजर्व कर सकते हैं, उन उसकी बेस्ट प्रैक्टिस को, बराबर ना। और इस अलायंस के अंडर में ऑलरेडी 16 कंट्रीज जुड़ चुके हैं। टोटल 96 कंट्रीज ऐसा है जहाँ पे बिग कैट मौजूद है। अभी बिग कैट कौन होती है वो अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन 96 कंट्रीज ये बिग कैट को होस्ट करती है, उसमें से 16 कंट्रीज ने इस अलायंस में ज्वाइन करने का फैसला लिया है, बराबर ना। और इस अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, इंडिया के अंदर। मकसद क्या है, गुड प्रैक्टिसेस को शेयर करना है, किस तरीके से हम बिग कैट को कंजर्व कर सकते हैं, और फंड कलेक्ट कर रहा है उनके कंजर्वेशन के लिए, बराबर ना। चलो, तो अभी हम बिग कैट के बारे में समझे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 16 नेशन ने यहाँ पे इस एग्रीमेंट के ऊपर इस अलायंस को क्रिएट करने के लिए हाँ बोल दी है। टोटल 96 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे बिग कैट मौजूद है, मतलब बिग कैट की स्पीसीज मौजूद है, बराबर ना। ओके। तो एक्चुअली ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो मुद्दा है वो पीएम मोदी जी के द्वारा अप्रैल 2023 के अंदर ही डिस्कस किया गया था, जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल कंप्लीट हुए थे अप्रैल 2023 के अंदर। तभी उन्होंने फैसला लिया था कि हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च करेंगे, और वो अभी अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बराबर ना। राइट। तो यहाँ पे कौन सी बिग कैट को कंजर्व करने की बात चल रही है, तो यहाँ पे 7 बिग कैट्स को कंजर्व करने की बात चल रही है। कौन कौन सी 7 बिग कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता, स्नो लेपर्ड, जगुआर एंड पूमा, ये 7 बिग कैट को कंजर्व करने की बात चल रही है। और ये 7 में से 5 को तो कौन होस्ट करता है, इंडिया होस्ट करता है। कौन कौन से बिग कैट इंडिया के अंदर नहीं है, तो जगुआर और पूमा इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिल रहा, बाकी 5 बिग कैट को इंडिया होस्ट करता है, बराबर ना। और सभी ये सातों सात जो बिग कैट है वो टोटल 97 कंट्रीज के अंदर देखने को मिलते हैं, बराबर ना। तो उनको कंजर्व करने के लिए ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च करने की बात चल रही है इंडिया के द्वारा, बराबर ना। ओके।
तो ये अलायंस बनाने के बाद फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा ये होगा कि नॉलेज शेयरिंग होगा, किस तरीके से हम उनके कंज़र्वेशन को और बेहतर बना सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग होगा हर एक कंट्री का, नेटवर्किंग क्रिएट होगा, सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल और रिसोर्सेज सपोर्ट मिलेगा, रिसर्च और टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। तो ये अलायंस क्रिएट करने के बाद कोऑपरेशन से सभी देश आगे बढ़ेंगे और हम बिग कैट को और ज़्यादा अच्छी तरीके से कंज़र्व कर पाएँगे, बराबर ना? ओके। और ओके, तो जस्ट सिंपल न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च करने की बात की है इंडिया के द्वारा। इंडिया उसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही रखेगा और 7 बिग कैट है उसको कंजर्व करने की बात है और उसमें से कौन सी 2 बिग कैट इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलती? जैगुआर और पूमा, बराबर ध्यान में रखना है। टोटल 96 कंट्रीज बिग कैट को होस्ट करते हैं, उसमें से 16 कंट्रीज ने ऑलरेडी इस अलायंस को लॉन्च करने की बात में हाँ भर ली है, बराबर ना? ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि पीएम मोदी जी के द्वारा अभी लॉन्च किया गया हाइड्रोजन पावर्ड फेरी। इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड फेरी को अभी लॉन्च किया गया और उसके फीचर्स और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, बराबर ना? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड नाम की कंपनी है हमारी, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, उसके द्वारा इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड फेरी बनाई गई के लिए। ओके, और उसको अभी डिप्लॉय किया गया है कहाँ पे? वाराणसी के अंदर, वाराणसी के अंदर। तो इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फेरी को अभी इनोग्रेट किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा वाराणसी के अंदर और इस फेरी को किसके द्वारा बनाया गया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, बराबर ना? ओके। ओके, तो जैसे मैंने आपको बात की कि ये जो वेसल है, ये फेरी है, वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, 50 पैसेंजर को कैरी कर सकता है और इसका जो वीथ है वो 24 मीटर का है और ये 50 पैसेंजर को कैरी करने के लिए सफिशिएंट है, बराबर ना? ओके, तो ये जो वेसल है वो इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी है। इसके अंदर जो फ्यूल यूज हुआ है वो कौन सा फ्यूल है? हाइड्रोजन फ्यूल है और ये पहली बार इंडिया के अंदर बनाया गया हाइड्रोजन फ्यूल सेल से ये फेरी चल रहा है, बराबर ध्यान में रखना है। और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है कौन से इनिशिएटिव के अंडर में? हरित नौका इनिशिएटिव के अंडर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अभी रिसेंटली इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च किया गया वो कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया और कौन से इनिशिएटिव के अंडर में बनाया गया? ये क्वेश्चन बन सकता है, बराबर ना? ओके, और अगर मैं उसके की फीचर्स के बारे में बात करूँ तो उसकी डिज़ाइन के अंदर 24 मीटर का उसका वीथ है जो 50 पैसेंजर को कैरी कर सकता है और प्रपल्सन की बात करें 50 किलोवाट पोर्शन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल इसके अंदर यूज़ हुआ है और ये फ्यूल सेल का जो एडवांटेज है वो क्विकली एडजस्ट कर सकता है उनके आउटपुट के साथ और वो पावर डिमांड को मैच कर सकता है, मतलब यहाँ पे ऑप्टिमल पावर डिमांड वो क्रिएट करेगा, ज़्यादा पावर वो कंज्यूम नहीं करेगा। और एनर्जी सोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ किया गया है और इस बोट के अंदर 5 हाइड्रोजन सिलेंडर हैं जिसमें 40 केजी ऑफ हाइड्रोजन हम रख सकते हैं और ये बोट को 8 घंटे के लिए सपोर्ट दे सकता है। कंटिन्यूसली बोट 8 घंटे के लिए हाइड्रोजन फ्यूल से चल सकती है, बराबर। अगर हमने ये पाँचों 5 सिलेंडर को फुल हाइड्रोजन से भर दिया 40 केजी हाइड्रोजन से तो 8 घंटे बोट आराम से अपने ऑपरेशन को कंडक्ट कर सकती है, बराबर ना? और उसके अलावा 3 किलोवाट का सोलर पैनल भी इस बोट के ऊपर लगा है, बराबर ना? ओके। ओके, अगर मैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करूँ तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है यूजिंग द केमिकल एनर्जी इन द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर जो केमिकल एनर्जी है उसके माध्यम से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैरी आउट होती है और उसका जो आउटपुट निकलता है ना वो प्योर वाटर निकलता है। नॉर्मली जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं उसका जो आउटपुट निकलता है उसमें कार्बन एमिशन क्रिएट होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल के माध्यम से जो हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की उसके केमिकल एनर्जी का यूज़ करके उसमें जो आउटपुट निकला वो प्योर वाटर निकला और वो हम फिर रिलीज कर सकते हैं सी के अंदर, बराबर ना? ओके, तो कार्बन एमिशन भी ज़ीरो और हम रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हाइड्रोजन हम नेचुरली अवेलेबल है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो हाइड्रोजन की कभी भी कमी नहीं महसूस होगी, बराबर ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। और अगर मैं बात करूँ तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये पूरी जो फेरी है, ये पूरी जो वेसल है वो इंडिनियसली बनाई गई है, उसके सभी कंपोनेंट्स का हमने भारत में से अरेंजमेंट किया है। और अगर मैं उसके सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा और ओशन के अंदर भी वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, एटमॉस्फेयर के अंदर भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी है, तो हम मैक्सिमम मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकते हैं मिनिमम सोर्स का यूज़ करके, बराबर ना? और लो मेंटेनेंस कॉस्ट है क्योंकि कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है उसके अंदर, इसके लिए लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, बराबर ना? ध्यान में रखना है। ओके, और अगर मैं
हरित नौका इनिशिएटिव के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, जिस इनिशिएटिव के अंडर में इस फेरी को तैयार किया गया है, तो ये इनिशिएटिव 2024 जनवरी के अंदर लॉन्च किया गया लॉन्च की है हो रहा है। ओके, अगर मैं गाइडलाइन की बात करूं तो गाइडलाइन में क्या बोला है शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा कि हर एक राज्य के अंदर जितनी भी वाटरवेज के अंदर पैसेंजर फ्लीट चल रही है उसमें अभी एटलीस्ट 50% ग्रीन फ्यूल का यूज़ होना चाहिए, और 2045 तक 100% ग्रीन फ्यूल से चलनी चाहिए हर एक पैसेंजर वेसल, बराबर ना। ये टारगेट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा हर एक स्टेट को, बराबर ना। ओके, और ये जो 2045 तक हर एक राज्य को बोला गया है कि भाई आपको 100% ग्रीन फ्यूल का यूज़ करना है अपने पैसेंजर वेसल्स के अंदर, ये कौन से मिशन का पार्ट है? तो हमारा जो अमृत काल का विजन है 2047 तक का, कि जो हमारा मैरीटाइम सेक्टर है वो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन क्रिएट करेगा, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन क्रिएट करेगा। कब तक? 2047 तक। तो उस मिशन को अचीव करने के लिए ये हरित नौका इनिशिएटिव के अंडर में गाइडलाइंस लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा, और उसी गाइडलाइन के अंडर में ये फेरी को तैयार किया गया है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि बेल्जियम वो पहली यूरोपियन कंट्री बनी है जिसने इकोसाइड को क्राइम घोषित किया है, बराबर ना। इकोसाइड का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? तो इको ओके, कि इकोसाइड का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? इकोसाइड का मतलब है अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई ह्यूमन वो एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को हानि पहुंचाता है और डिस्ट्रक्शन करता है उसका, तो वो क्राइम को बोलते हैं इकोसाइड। तो ये इसको एक क्राइम घोषित किया है बेल्जियम के अंदर, जो पहला यूरोपियन कंट्री बना है। ऑलरेडी यूएस के अंदर इकोसाइड एक क्राइम है, और बेल्जियम वर्ल्ड वाइड दूसरा कंट्री बना है। लेकिन अगर मैं यूरोपियन कंट्री की बात करूँ तो पहला यूरोपियन कंट्री है, बराबर ना। ओके, और ये इकोसाइड जो वर्ड है वो 1972 के अंदर जब यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब यूएस के एक व्यक्ति ओलोफ पाम को एक्यूज किया गया था इकोसाइड के लिए, तब ये वर्ड पिक्चर में आया था, बराबर ना। और ये बेल्जियम क्राइम घोषित करने वाला इकोसाइड को पहला यूरोपियन देश बना है, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।